हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र के उद्भव और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। यानी समाजशास्त्र जब शुरुआत हुआ तो उस समय औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा पर थी। तो समाजशास्त्र का प्रभाव किस तरह से औद्योगिक क्रांति पर पड़ा, इसको हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। समाजशास्त्र के उद्भव पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से पूर्व यूरोपीय समाज कृषि पर आधारित था। यानी औद्योगिक क्रांति जब नहीं हुई थी, जब फैक्ट्रीज स्थापित नहीं हुई थी, फैक्ट्रीज नहीं हुई थी, ठीक है, अपने पूंजीपति नहीं आए थे, तो उस समय क्या था, कृषि समाज था। यानी कृषि होती थी, ठीक है, कृषक वर्ग उसको उगाता था और सामंतवाद उसको बेचता था। इसलिए भूमि अर्थव्यवस्था का आधार थी। यानी भूमि जो उस समय जो इकोनॉमी थी वो भूमि पर डिपेंड करती थी, अर्थव्यवस्था का आधार थी, और उसी के चारों ओर परिवार, राजनीति, संस्कृति और ललित कलाएं केंद्रित। जिस तरह आजकल आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो कई वो डिपेंड करता है आप किस देश में रहते हैं। जैसे आप गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था तेल पर करती है। आप किसी अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ पर भी आपके आपके वेपन्स वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। और आप चाइना में रहते हैं तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर मिली जुली अर्थव्यवस्था है। तो उस समय जो थी, ज़्यादातर लोग, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन एज तो आई नहीं थी, तो पूरी जो लगभग जो यूरोप था वो एक तरह से किसानी पर, खेती किसानी पर, जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो खेती किसानी पर निर्भर करती थी। तो इसी यही कहा गया कि परिवार, राजनीति, संस्कृति, जो परिवार चलता था, राजनीति होती थी। आजकल राजनीति धर्म के नाम पे होती है, ठीक है। तो उस समय जो राजनीति होती थी दोस्तों, और जो संस्कृति बनती थी, बिगड़ती थी, वो ये ज़मीनों के आधार पर पड़ती थी। ग्राम सामाजिक संगठन का आधारभूत इकाई थी। यानी सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो ग्राम है। आजकल क्या कस्बे होने लगे हैं, गांव होने लगे हैं, उस समय क्या होता था, ग्राम कहा जाता है। एक तरह से जो विलेज है, ग्राम, वो एक ही समझे जा सकते हैं। श्रम विभाजन सरल था, व विशिष्टीकरण का अभाव था। यानी श्रम विभाजन था वो बिल्कुल सरल था। आज तरह तरह के श्रम होते, उस समय यही कुछ तरह के श्रम थे। आपका ये खेत में काम करना, आप तो बहुत तरह का श्रम हो गया है। आपका बिल्डिंग बनाने वाले की जो उसमें काम करते हैं वो, उसमें श्रमिक यूज़ होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपके श्रमिक यूज़ होते हैं। तरह तरह की चीज़ों में जहाँ भी प्रोडक्ट बनता है आपका, वहाँ पे श्रमिक आपको मिल जाएंगे। श्रम विभाजन सरल था व विशिष्टीकरण का अभाव था। यानी स्पेसिफिकेशन का अभाव था। यानी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं थी कि आप, पहले पुश्तैनी जो व्यवसाय होते थे वो फेमस थे। अगर आप बार्बर तो आप बार्बर बनोगे, ठीक है। अगर आप बर्तन बनाते हो तो आप बर्तन बनाओगे। आप कपड़ों का व्यापार करते हो तो आप भी कपड़े करोगे। तो जो पुश्तैनी व्यापार था वो था, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था। जिस तरह से आज के जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, किस फील्ड में जाएं, किस फील्ड में जाएं, कितनी सैलरी मिलेगी। तो उस समय नहीं था, वो आपका पहले से ही डिसाइड रहता था कि आपको किस फील्ड में जाना है। समाज जातियों और वर्गों में विभाजित था। कुलीन वर्ग, पुरोहित वर्ग यानी पढ़ने लिखने वाले वर्ग, सैनिक वर्ग, दास और गुलाम वर्ग। प्राय सभी में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और उसका कार्यक्षेत्र जन्म से ही, समय से ही निर्धारित हो जाता था। यानी कुलीन वर्ग के लोग हैं तो बिल्कुल भैया तो आराम से रहेंगे। पुरोहित वर्ग हैं तो वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। सैनिक हैं, ऊपर के दोस्त हैं तो उनकी फैमिली सब सैनिक में जाएगी, जनरल बनेगी या तो सैनिक पद पर रहेगी। दास है तो दास का वो कुलीन वर्ग के अधीन रहकर काम करेंगे। और गुलाम है तो गुलाम बनकर रहेंगे और उसी से वो अपना जीवन यापन करेंगे। वो अपनी फील्ड को चेंज नहीं कर सकते थे। मगर धीरे धीरे जो समाजवाद है, समाजशास्त्र है, उसका उद्भव होने लगा था। सामाजिक गतिशीलता का सर्वथा अभाव था। यानी बहुत धीरे धीरे समाज आगे बढ़ रहा था। कोई बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर चेंज नहीं आ रहे थे, सर्वथा अभाव था। यही बात भौगोलिक गतिशीलता पर भी लागू थी। साधारण आदमी अपने जीवन काल में 15-20 साल से अधिक यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि उस समय क्या था, ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम था वो काफ़ी कम था। अब तो प्लेन है, आप कुछ ही दिन में आप एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं। अगर आपको पहले ऐसा करना होता है तो पूरी ज़िंदगी लग जाती थी दोस्तों, ठीक है। और कितने लोग दोस्तों अगर कहीं जाते थे, ठीक है, तो वो जीवन वहीं पर, वो हमेशा के लिए वहीं बस जाते थे, ठीक। व्यापार में विद्वानों, भिक्षुओं और सैनिकों को छोड़कर प्राय सभी जन्म के क्षेत्र से ही बंधे हुए थे। यानी जो विद्वान है, भिक्षु हैं, सैनिक है, ये व्यापार नहीं कर सकते, मगर जो अदर है वो छोटे मोटे व्यापार पे जा सकते हो, अपना व्यापार कर सकते हैं। इसलिए स्थानीय रीति रिवाज ही उनके जीवन के निर्धारक थे।
समय की अवधारणा भी कृषि की फसल बोने और काटने की प्रक्रियाओं पर आधारित थी। मनोरंजन भी सामूहिक सहभागिता पर आधारित था। संवाद व सूचना प्राप्त करने के साधन सीमित और आमने सामने की स्थिति में व्यक्ति थे, यानी बोलने चालने की, जैसे इस समय आपके पास मीडिया है, फेसबुक है, मोबाइल्स है, इंटरनेट है। उस समय दोस्तों क्या थे, बुक्स थी। बुक्स भी रिसेंटली छापे खाने का आविष्कार हुआ तो काफ़ी महंगी मिलती थी, तो बोल कर, ठीक है, या तो पत्तों पर लिख कर, या बुक्स ही माध्यम थे आपके वार्तालाप के, कम्युनिकेशन के आधार पर ही थे। जीवन के हर क्षेत्र पर धार्मिक कर्मकांड का प्रभाव था, यानी धर्म हर जगह देखा जाता था। हर चीज़ को दोस्तों धर्म से जोड़कर देखा जाता था कि धर्म के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है। अगर वो धर्म के हिसाब से कोई फील्ड है, चाहे शादी हो गई, चाहे पैसा कमाने का तरीका हो गया, चाहे युद्ध हो गया, सबको दोस्तों युद्ध की नज़रों से देखा जाता था, उसके मापदंडों पर तौला जाता था। अगर धर्म के नज़रों में वो सही है तो करा जाता था, अगर नहीं तो उसको छोड़ दिया जाता था। और धर्म के साथ जुड़े अंधविश्वासों, और ऐसी ही बात है, जो धर्म होता है तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कुछ मान्यताएं पाल लेते हैं, और कुछ मान्यताएं क्या होती हैं दोस्तों, उनके हिसाब से जो समाज कुछ गलत होती हैं। ऐसा धर्म तो नहीं होता है, मगर जानबूझकर जो इंसान है वो बहुत सारे ऐसे अंधविश्वासों को पाल लेता है अपने जीवन में। और संस्कार में व्यक्ति जकड़ा हुआ था। व्यक्ति के जीवन का आधार उत्पादन और उपभोग दोनों का ही उसका विस्तृत परिवार था, जहाँ अनेक पीढ़ियाँ पितृ प्रधान सत्ता के अंतर्गत सामूहिक जीवन व्यतीत करती थी। यानी उस समय पितृ यानी पुरुषों का प्रभुत्व रहता था। जो विमेन्स थे, उनकी जो कंडीशंस थी, उनकी जो स्थिति थी, वो काफ़ी दरगन थी। उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं था, ज़्यादा उनको राइट्स नहीं मिलते थे। औद्योगिक क्रांति ने एक नए मानव सभ्यता को जन्म दिया, जिसने कृषि पर आधारित उपयुक्त सभ्यता में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। जीवन शैली, विश्व दृष्टि और सामाजिक मूल्यों में गहन परिवर्तन हो गए। ऐसे परिवर्तन एक दिन में घटित नहीं होते। पुरानी सभ्यता और उदीयमान सभ्यता के परस्पर टकराव और सामंजस्य की लंबी प्रक्रिया में समाज को गुजरना पड़ता है। यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एज आई, जब औद्योगिक क्रांति होने लगी, तो फैक्ट्रियाज होने लगी। अब फैक्ट्रीज में इतना ज़्यादा माल क्यों दोस्तों बनाया जाता है? इसी माने कि उसको एक्सपोर्ट करा जाए, दूसरे देशों में भेजा जाए, उसकी खपत बढ़ाई जाए। तो जैसे जैसे जब दूसरे देशों में सामान जाने लगा, तो वहाँ का भी सामान आने लगा, वहाँ के लोग यहाँ के लोग वहाँ जाने लगे, दूसरे देशों के लोग यूरोप में आने लगे। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी जो संस्कृति थी उसका आदान प्रदान होने लगा, खान पान का आदान प्रदान होगा, लिटरेचर का आदान प्रदान होने लगा। हाँ, वो उनकी बुक्स पढ़ते हैं, हम उनके कल्चर को सीखते हैं, वो हमारे कल्चर को सीखते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा चेंजेस दोस्तों आने लगे। 19वीं शताब्दी इसी टकराव की शताब्दी थी। यानी उससे 19वीं शताब्दी में दोस्तों ये जो था चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो था काफ़ी बढ़ गया था। जो इंफॉर्मेशन का जो ट्रांजैक्शन था वो काफ़ी बढ़ गया था। पश्चिमी यूरोप संक्रांति काल के भयावह प्रभाव से गुजर रहा था। औद्योगिक क्रांति के परिणामों का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया है। विल्बर्ट ई, मूर विल्बर्ट, पॉन्जियन, टॉफलर इसमें प्रमुख है। इस महान क्रांति के प्रभावों और परिणामों का उल्लेख निम्न 3 शीर्षकों में किया गया जा सकता है। सामाजिक प्रभाव, सोशल इफेक्ट, तीसरा राजनीतिक प्रभाव, और दूसरा आपका राजनीतिक प्रभाव, तीसरा आपका सामाजिक प्रभाव। ठीक, आपका एक सामाजिक प्रभाव, दूसरा है आर्थिक प्रभाव, फिर राजनीतिक प्रभाव, फिर सामाजिक प्रभाव। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित सामाजिक प्रभाव हुए। छोटे किसानों का अंत। औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति के कारण छोटे किसानों का अंत हो गया। यानी जब औद्योगिक क्रांति हुई, जो छोटे किसान थे, वो छोटा मोटा जो खेती किसानी करते थे, तो अब जो औद्योगिक क्रांति थी उसमें बड़े बड़े उद्योग हो गए। तो उसमें बड़े बड़े उद्योगों में बहुत ज़्यादा माल चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा जो कच्चा माल था उगाना पड़ता था। तो उस कच्चे माल को दोस्तों की जो खपत की जो पूर्ति थी, ये छोटे किसान नहीं कर पाते थे, तो इनसे कोई माल भी नहीं खरीदता। तो धीरे धीरे जो छोटे किसान थे वो खत्म होते गए, जो छोटे किसान थे वो खत्म हो गए, और बड़े जो किसान थे और जो छोटे किसान थे, ये बड़े किसानों के खेत में काम करने लगे। छोटे किसान अपनी ज़मीन बेचने के लिए भी मजबूर हो गए, और वे अपनी ज़मीन बेचकर मजदूर बन गए। उनमें से बहुत ने कारखानों में काम करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कारखानों के स्वामियों ने औद्योगिक क्रांति से बहुत लाभ उठाया, लेकिन इंग्लैंड की जनता बहुत ही निर्धन
हो गई। नगरों में जनसंख्या का खिंचना, औद्योगिकरण के कारण फलस्वरूप इंग्लैंड में देहातों की जनसंख्या बड़ी तेजी से खिंचकर नगरों की ओर आने लगी। यानी अब जो जो ग्राम थे, जो गांव थे, वहाँ पर जो मेन सोर्स था इनकम का वो फार्मिंग थी। अब वो फार्मिंग छोटे छोटे थे, वो कर नहीं पाते थे। अब क्या करें, अब उनको पेट तो अपना पालना ही है दोस्तों, तब क्या करेंगे, उनको रोज़गार चाहिए। अब रोज़गार कहाँ होते थे, नगरों में होते थे, क्योंकि नगरों में फैक्ट्रियाज होती थी। तो फैक्ट्रीज में दोस्तों ये लोग आके काम करने लगे, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों गांव से लोग नगर की तरफ आने लगे। इंग्लैंड के नगरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड की जनसंख्या के नगर की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी। कारखानों में स्त्रियों और बच्चों की नौकरी, कारखानों के अधिक संख्या में होने के नगरों की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई और इन कारखानों में स्त्रियों और बच्चों ने भी नौकरी करना आरंभ कर दिया। कारखानों के स्वामियों ने इनसे अंधाधुंध काम लेना आरंभ किया। फलस्वरूप मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार संपूर्ण इंग्लैंड के स्वास्थ्य और चरित्र का अत्यधिक पतन हुआ। यही कारण था कि इनकी हालत को सुधारने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट को कारखाना कानून यानी फैक्ट्रीज लॉज पारित करने पड़े, क्योंकि जो मजदूर थे उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय होने लगी थी। उनसे 18-18 घंटे तक काम करवाया जाता था, जिससे बहुत ही ज़्यादा उनकी मानसिक और आर्थिक हालत पर प्रभाव पड़ने लगा था। पूंजीपतियों और मजदूरों के संबंध में तनाव, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड का समाज पूंजीपति और मजदूर दो वर्गों में स्पष्ट रूप से बढ़ गया था। पहले सामंत और कष्टकार में बटा हुआ था। अब दोस्तों पूंजीपति थे एक तरफ थे मजदूर। पूंजीपति के पास बहुत सारा कैपिटल पैसा था और जो मजदूर थे वो बेचारे बहुत दयनीय स्थिति में थे। पहले कृषकों और जमींदारों के मध्य ही संघर्ष होता था, लेकिन अब ये संघर्ष पूंजीपति और श्रमिकों के मध्य होने लगा। अब केवल वे लोग ही कारखाना खोलते थे जिनके पास पर्याप्त धन होता था। ये लोग मजदूर पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों के मध्य संघर्ष गहरा होता गया और औद्योगिकीकरण की समस्त बुराइयां इंग्लैंड में व्याप्त हो गई। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि एक तरफ तो सामाजिक परिवर्तन से लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, पर औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक जीवन में अनेक परेशानियां आ गई, जिसका व्यापक प्रभाव मजदूरों के ऊपर पड़ा। अब दोस्तों आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा वो हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति का। औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित आर्थिक प्रभाव: राष्ट्रीय पूंजी में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप खेती की तेजी से उन्नति हुई और उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। अनेक कारखानों की स्थापना हुई और इन कारखानों ने अत्यंत व्यापक मात्रा में माल तैयार करना आरंभ कर दिया। अंग्रेजी जहाज इसको लेकर संसार के कोने कोने में जाने लगे। इंग्लैंड के इन जहाज़ों की हलचल से देश के व्यापार की उन्नति हुई और राष्ट्र आय में काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि जो व्यापार बढ़ रहा था अब इससे देश में जो सत्ता थी उसको बहुत फ़ायदा हो रहा था। अमेरिका की 30 बस्तियों की हानि इस व्यापारिक उन्नति से पूरी हो गई। साथ ही इंग्लैंड के पास इतनी अधिक पूंजी एकत्रित हो गई कि वह 1793 ईस्वी और 1815 ईस्वी के मध्य नेपोलियन के विरुद्ध बिना किसी आर्थिक कठिनाई से लोहा ले सके। उस समय जो नेपोलियन जो काफ़ी ताकतवर था, तो उसके लिए लड़ने के इतने सबल हो गए थे कि आपके नेपोलियन से लड़ सके। नेपोलियन बोनापार्टो जो कि वहाँ का एक तरह शासक था फ्रांस का। औद्योगिक नगर की स्थापना और विकास। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विशाल कारखानों की स्थापना हुई। विशाल कारखानों की स्थापना केवल बड़े बड़े नगरों में संभव हो सकती थी, जहां पर मजदूरों और शक्ति की सुविधाएं प्राप्त हो। इस प्रकार मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड आदि बड़े बड़े औद्योगिक नगर बस गए, क्योंकि इन स्थानों पर कोयला और लोहा अधिक मात्रा में मिलता था। दक्षिण में बने हुए ब्रिस्टल और नॉर्विक जैसे नगर उजड़ गए। पूंजीपति वर्ग का जन्म। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप देश में पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हुआ। उद्योगों की स्थापना से अमीर और गरीब और अधिक गरीब हो गए। परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड का समाज दो विरोधी गुटों में बंट गया। एक पूंजीपति वर्ग जो कारखानों और मशीनों का स्वामी था, और दूसरा मजदूर वर्ग जो थोड़ी सी मजदूरी के लिए पूंजीपतियों के कारखानों में काम करता था। इस प्रकार देश का सारा धन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। जो पूरा कैपिटल था, इट इज़ इन अ वेरी फ्यू हैंडफुल पीपल्स। बेकारी में वृद्धि यानी अनएम्प्लॉयमेंट।
मशीनों के आने पर हाथ से काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए थे। हालांकि ये बेकारी थोड़े ही समय के लिए थी, फिर भी मशीनों के प्रयोग ने लोगों के ध्यान को घरेलू उद्योगों की ओर से कारखानों की ओर मोड़ दिया और इस प्रकार लोग बेकार हो गए। फलस्वरूप भीख मांगने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। जहाँ एक और ऊंची ऊंची अंटालिकाओं यानी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ, वहाँ दूसरी ओर गरीबों की झोपड़ियाँ उजड़ गईं। राजनीतिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के निम्न राजनीतिक प्रभाव थे। पार्लियामेंट्री सुधारों की आवश्यकता। औद्योगिक क्रांति ने देश के साहूकारों और कारखानों के स्वामियों को धन और वैभव के विचारों से प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। परिणाम ये हुआ कि सत्तारूढ़ हिग दल और बड़ी बड़ी किसान जातियों के सम्मुख एक अत्यंत भीषण समस्या उत्पन्न हो गई। इन जातियों ने इससे पूर्व समस्त राजनीतिक शक्ति को अपने अधीन कर रखा था। साहूकार और कारखानों के स्वामियों ने शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भाग लेने की जो मांग की थी, उनकी मांगों को ठुकराया ना जा सका। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रयत्नों के कारण दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के नगर उजाड़ हो गए और वहाँ की जनता उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड की ओर चली गई, जहाँ बड़े बड़े कारखाने खुल चुके थे। परिणाम ये हुआ था कि उत्तर में बसे हुए वे नगर जिनका पार्लियामेंट में कोई प्रतिनिधित्व न था, अब उसकी जनसंख्या के आधार पर अपने प्रतिनिधित्व की मांग करने लगे। इसलिए पार्लियामेंट्री सुधारों की आवश्यकता का अनुभव किया गया। देश और जाति के संगठन में दृढ़ता यानी मजबूती। औद्योगिक क्रांति के पूर्व इंग्लैंड के विभिन्न क्षेत्र एकांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं था, तो जो इंग्लैंड के लोग थे वो एक कोने में ही रहते थे, सिर्फ इंग्लैंड से ही को जानते थे, उसी से अवेयर थे। लेकिन रेलों, स्टीम बोटों और तार आदि की व्यवस्था ने विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे के निकट ला दिया। परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड का जातीय संगठन कास्ट इंटीग्रेशन अधिक दृढ़ हो गया। चार्टिस्ट आंदोलन का जन्म। औद्योगिक क्रांति का परिणाम ये हुआ कि कारखानों के मालिक बहुत अधिक धनवान हो गए और मजदूरों की स्थिति बहुत अधिक गिर गई। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश में चार्टिस्ट आंदोलन का जन्म हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन दोस्तों ये श्रमिकों द्वारा चलाया गया था, लेबर्स के द्वारा, उनके राइट्स के लिए, और मजदूरों की दशा को सुधारने हेतु अनेक आंदोलन किए गए। नेपोलियन के विरुद्ध सफल लड़ाइयाँ। इंग्लैंड को नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध में जो सफलता प्राप्त हुई उसका एक प्रमुख कारण इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ही थी। इंग्लैंड के कारखानों इतनी अधिक मात्रा में माल तैयार करते थे कि नेपोलियन उन्हें नष्ट नहीं कर पाता था। समस्त यूरोप अंग्रेजी वस्तुओं पर ही निर्भर करता था। इंग्लैंड को व्यापार से अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त होता था और इस धन का प्रयोग नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध में अंग्रेज़ों ने खुलकर किया। इसी कारण अंग्रेज़ों की विजय हुई और नेपोलियन को पराजय का मुंह देखना पड़ा, यानी हारना पड़ा। नवीन राजनीतिक दर्शन की नींव। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप गरीब और अमीर की जो खाई पैदा हुई, उससे नवीन राजनीतिक दर्शनों की नींव पड़ी। वहाँ के दार्शनिक और विचारकों ने नवीन राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसमें सोशलिज्म, कलेक्टिविज्म और गिल्ड सोशलिज्म आदि उल्लेखनीय। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो, और किस तरह से औद्योगिकरण ने क्रांति को कैसे मैनिपुलेट करा ये मैंने डिस्कस करा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।